हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था लास्ट वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से डोमेन को ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, क्लाइंट मशीन लाइक अगर सर्वर भी है तो भी हम उसको कैसे ज्वाइन कराएंगे, और डेस्कटॉप पीसी कैसे ज्वाइन कराएंगे। तो दोनों चीज़ हमने ओवरऑल कंप्लीट किया था। उससे पहले का वीडियो जो था एक्टिव डायरेक्टरी यानी डोमेन हमने उस पर कन्फिगर किया था। अभी हमने कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया है, उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम जो जा रहे हैं करने वो डीएनएस और डीएससीपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं एज अ थ्योरेटिकल पार्ट डीएनएस का और डीएससीपी का। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, दोनों को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डीएनएस और डीएससीपी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा व्हाट इज डीएनएस। डीएनएस होता क्या है, ठीक है। तो डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इट इज यूज टू रिजॉल्व एफक्यूडीएन। एफक्यूडीएन क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, उसका पूरा नाम। जैसे मान लिया मेरे मशीन का नाम डीसी है, ठीक है, या आपके मशीन का नाम एबीसी है या डेल है, जो भी है, तो उस तरह से। तो जो एफक्यूडीएन होता है उसको आईपी एड्रेस में और वाइस वर्सा, और मतलब होस्ट नेम से आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस से होस्ट नेम को जो हम जो मेरा काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। तो ये दो तरह का जोन होता है, जो फॉरवर्ड लुकअप जोन जो होस्ट नेम से आईपी एड्रेस, और रिवर्स लुकअप जोन में आईपी एड्रेस से होस्ट नेम। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ godaddy.com, तो godaddy.com अगर मैं टाइप करूं, ठीक है, तो godaddy अगर godaddy.com टाइप करूं तो वहां पर सीधा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को करूं, जैसे मेरा इन केस मेरे सर्वर का नाम जो है, मैंने डोमेन का नाम है mega.com, अगर मैं www.mega.com करूं तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कर रखा है। अगर हमने उसे कॉन्फ़िगर कर दिया वो आ जाएगा। हाँ, आईपी से वो जरूर ले लेगा, ठीक है, लेकिन वो इससे नहीं लेगा वो। ठीक है, तो चलिए हम दोनों आपको अभी करके दिखाएंगे। इसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 53 पोर्ट होता है। ठीक है, डीएनएस का अगर कोई पूछता है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स क्रिएट और डीएनएस। डीएनएस में हम कितने रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन? पहला है ए और 4 टाइम ए रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड क्या है, 4 टाइम ए रिकॉर्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आपने देखा होगा आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 है। तो आईपी वर्जन 4 एज अ डिनोट टू ए रिकॉर्ड, और आईपी वर्जन 6 जो है वो 4 ए रिकॉर्ड्स को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा है आपको पीटीआर रिकॉर्ड। पीटीआर रिकॉर्ड का मतलब किसी को हम पॉइंट करते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे इसको। और तीसरा है आपका सी नेम। सी नेम मतलब कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, अलियास बोलते हैं किसी का, मतलब किसी को हम किसी के और नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लिया किसी का जैसे डेल है, ठीक है, डेल को अलियास एज अ लैटिट्यूड या जो भी है समथिंग, मतलब इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, किसी का उपनाम कह सकते हैं। जैसे जैसे किसी का नाम मान लिया राकेश है, उसका हम एज अ प्यार से उसको नाम बुलाते हैं, रिंकू बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल। तीसरा है एसआरबी रिकॉर्ड, जो सर्वर रिकॉर्ड कहते हैं हम लोग। ठीक है, एसओए रिकॉर्ड, ठीक है, स्टार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये एक एमएक्स रिकॉर्ड है जो मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 6 रिकॉर्ड है। कम से कम इसे आप दिमाग में अपने रखें कि डीएनएस में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, देन देयर आर 6 रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्रिएटेड ऑन डीएनएस सर्वर, दैट इज अ ए रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड, सी नेम, एसआरबी, एसओए और एमएक्स रिकॉर्ड। तो ये जनरली आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें कह रहा है हाउ मेनी जोन्स आर क्रिएट। तो यहाँ पर 3 जोन्स होता है। एक प्राइमरी जोन होता है आपको, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी जोन होता है जैसा आप देख रहे हैं, और तीसरा होता है स्टब जोन होता है। तो प्राइमरी जोन में एक समरी मैंने डाल रखा है, चलिए इसको बाद में आते हैं। तो जोन पहला प्राइमरी जोन होता क्या है? दिस जोन कंटेन्स द ओरिजिनल रीड राइट कॉपीज ऑफ ऑल डीएनएस रिकॉर्ड्स। यानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं डीएनएस के वो सारे रीड राइट होता है कहाँ? प्राइमरी जोन पर। और इसका काम क्या है, फंक्शनलिटी क्या है? द प्राइमरी जोन इज वेयर द डीएनएस सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। जितने भी डीएनएस सर्वर्स होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल मैनेज और मेंटेनिंग करने के लिए उसके रिकॉर्ड्स को होते हैं। इट कैन बी एडिटेड डायरेक्टली, इसको हम एडिट डायरेक्टली कर सकते हैं। सेकेंडरी जोन, ठीक है, सेकेंडरी जोन में क्या होता है इसका? दिस जोन इज अ रीड ऑनली कॉपी, ये सिर्फ रीड ऑनली कॉपी होता है। ठीक है, ऑफ अ प्राइमरी जोन, किसका? प्राइमरी जोन का। ठीक है, एंड इज क्रिएटेड फॉर रिडंडेंसी एंड लोड बैलेंसिंग। और ये इसका जो काम होता है सिर्फ लोड बैलेंसिंग के लिए और रिडंडेंसी के लिए होता है। इसका फंक्शनलिटी क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी जोन में रिसीव अपडेट फ्रॉम द प्राइमरी जोन, प्राइमरी जोन से अपडेट रिसीव करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड जोन ट्रांसफर। यहाँ पर जोन ट्रांसफर बोलते हैं।
ठीक है, दे कैन नॉट बी एडिटेड डायरेक्टली, ये एडिटेड नहीं हो सकता है डायरेक्टली। सेकेंडरी जोन, ये हमेशा याद रखना, ये एडिट हो सकता है डायरेक्टली। तीसरा है स्टब जोन। स्टब जोन में क्या होता है, एक पार्शियल कॉपी ऑफ जोन होता है दैट कंटेन्स ओनली द नेसेसरी रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिटी द ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर फॉर दैट जोन। ठीक है, तो ये वहां पर जो ऑथोरेटिव होता है, ऑथराइज डीएनएस सर्वर होता है, तो उसी के लिए ये होता है। फैसिलिटी क्या, इट इंक्लूड द, जो हम बताया था, एसओए स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड, एंड एनएस यानी नेम सर्वर। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द प्राइमरी जोन, प्राइमरी जोन का जो एनएस होगा और एसओए होगा उसका जो उसमें इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो एज वेल एज एनी नेसेसरी रिकॉर्ड्स, ए रिकॉर्ड, यहाँ ए रिकॉर्ड है, दिस helps in resolving queries for that zone without having a full copy of record। यानी पूरे कॉपी भी रखने की उसको जरूरत नहीं है, पार्शियल रखेगा तो यहाँ पर भी इससे काम हो जाता है। जैसे आप पहले ही देख रहे हैं कि स्टब जोन क्या है, स्टब जोन इज अ पार्शियल कॉपी ऑफ जोन that contains only the necessary records to identify the authoritative DNS server। ठीक है, इसका समरी यही है, आप शॉर्ट में देख लें। प्राइमरी जोन क्या होता है, रीड राइट करता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स रखता है। ये जोन, ये जो है कैसा जोन है, रीड ऑनली है, ये कॉपी रखता है किसका, प्राइमरी रिकॉर्ड्स का, यानी जो ऊपर वाला प्राइमरी जोन है। ठीक है, किस चीज के लिए, रिडेंडेंसी के लिए और लोड बैलेंसिंग के लिए। और तीसरा है यहाँ पर इट कंटेन्स मिनिमल रिकॉर्ड, बहुत ही कम रिकॉर्ड रखता है फॉर एफिशिएंट डीएनएस सॉल्यूशन और डेलीगेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया, हम डीएनएस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या होता है, डीएचसीपी को जैसा आप देख रहे हैं, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन में आता है, और इसका जो ये पोर्ट होता है, किस पोर्ट पर काम कर सकता है, काम करता है, ये 67 पोर्ट पर काम करता है। ठीक है, तो क्या है, ये इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस। देखिए, जब आईपी होता है तो आपको मैंने पहले ही बताया था आईपी के बारे में, जब हम आईपी पर काम कर रहे थे वहां भी बताया था कि आईपी दो तरह का होता है, जैसे स्टैटिक आईपी होता है, ठीक है, और एक होता है डायनेमिक आईपी होता है। तो स्टैटिक आईपी होता है कि हमने कोई आईपी वहां पर दे दिया है, और एक होता है डायनेमिक आईपी, ये होता है डायनेमिक आईपी, यानी डीएचसीपी जो काम करता है, डीएचसीपी मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये टू ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप इसको अगर हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देंगे सर्वर पर, तो सारे मशीन्स को आपको स्टैटिक देने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपके यहाँ 100 मशीन है, तो क्या आप 100 मशीन को जाकर आप अलग अलग जाके आप देंगे कि भैया इसको हम 21 देते हैं, इसको 23 देते हैं? तो आप सोचो 100 मशीन है, 100 मशीन पर 100 मशीन पर आपको घूमना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा, सब जगह लिखना पड़ेगा कि मतलब जाएंगे उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फिर वहां पर जाके उसका सारा चीज हम डालेंगे, डीएनएस क्या है, ये क्या है, सारा चीज डालेंगे। तो ये सबसे बचने के लिए हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। जितने भी आपके उस डोमेन के अंदर जितने भी होस्ट आते हैं, मान लिया जैसे आपको पहले ही बताया था आईपी के बारे में कि क्लास सी में 256 होस्ट हम ले सकते हैं, जो स्मॉल बहुत ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहां पर हम क्लास सी का यूज करते हैं। अगर उससे थोड़ा बड़ा है, जहाँ पर 65,000 के अराउंड होस्ट हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम मीडियम वाला करते हैं। और उससे बड़ा वाला जो होता है क्लास ए होता है, जहाँ पर 60 मिलियन से ऊपर होता है। जैसा कि मैंने आपको आईपी का जो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज आईपी करके होगा एंड सबनेटिंग करके होगा, तो वो टॉपिक भी आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायनेमिक की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि 100 मशीन है या 50 मशीन हैं, ठीक है, सब पर हम मैनुअली जाकर आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब करने को कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम टेकन है। ठीक है, और बंदे को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा काम अगर मिनटों में काम हो जाए, तो हमें इतने घंटों वाला काम क्यों करें? तो इसलिए डीएचसीपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। डीसीपी का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया क्या होता है। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस other network configuration setting to device on network. This process allow device to communicate on an IP network without the need for manual configuration, है ना? तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बगैर ये आईपी नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। इसका फंक्शंस क्या है? डायनेमिक आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है, सॉरी असाइनमेंट है। दूसरा है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस है, लीज मैनेजमेंट है, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है। तो पहला है आईपी एड्रेस असाइनमेंट। क्या होता है? डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ प्री डिफाइंड पूल। एक हम पूल डिफाइन करते हैं, जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे अभी, मतलब देखेंगे कि ये तो हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो वहां पर किस तरह से हम स्कोप को वहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर ये होता है इंश्योरिंग दैट ईच डिवाइस रिसीव अ यूनिक एड्रेस। ये ध्यान में देना है कि सारे जो भी आईपी हैं तो वहां पर यूनिक एड्रेस ही ले। कभी कभी क्या होता है कि आपने असाइन आईपी कर दिया, मान लिया किसी को सपोज दैट 101, ठीक है, वहां पर है वो 101 लेके बैठा है,
दूसरा कोई बंदा आया, वो मैनुअल उसने 101 देखा नहीं उसने, और 101 को ही उसने मैनुअल में कर दिया, जाके स्टैटिक आईपी दे दिया, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, तो उससे क्या होगा, नेटवर्क हैंग होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब भी अगर अगर आप कर भी रहे हो, तो पहले आप चेक कर लो कि कौन सा आईपी अभी पिंग करके देख लो कि कौन सा आईपी खाली है। अगर वो आईपी पिंग नहीं होता है, मतलब टाइम आउट आता है, तो दैट मीन्स आप यूज कर लो, अगर मैनुअल में अगर कभी यूज करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर है वही है डीएचसीपी असाइन, ठीक है, आईपी एड्रेस फ्रॉम अ प्रीडिफाइंड पूल इंश्योरिंग दैट ईच डिवाइस रिसीव अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन along with IP address DHCP can provide other necessary information such as subnet mask, default gateway and DNS server address. लीज मैनेजमेंट क्या होता है, डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए लीज टाइम देता है। आफ्टर द लीज एक्सपायर द एड्रेस कैन बी रीअसाइन, ये दोबारा फिर रीअसाइन कर देगा किसको, टू अनदर डिवाइस। आप कभी क्या होता है कि इस सिस्टम पर आप अभी बैठे हो, 101 आईपी दिया इसने, ठीक है, अब इसका लीज एड्रेस का जो टाइम है, हमने 8 डेज का सेट किया, 7 डेज का सेट किया, 8 डेज के बाद वो फिर से रीअसाइन करेगा। जब रीअसाइन करेगा तो वहां पर आप जब जाओगे नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो वहां पर आईपी चेंज हो जाएगा, आपका 101 से मे बी आपका 125 मिल जाए। तो क्यों, क्योंकि वो लीज एड्रेस वहां पर आपको ये हो गया। तो इससे ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अगर कभी अगर ऐसा इशू आए, तो हम लोग इसको जो डीएससीपी में है, तो उसको हम रिजर्वेशन करके एक पार्ट आता है, उसको हम रिजर्व करते हैं, रिजर्व आईपी करते हैं कि हम भैया ये आईपी एड्रेस चेंज ही ना हो इस मशीन का। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। और तीसरा लास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज आईपी एड्रेस एलोकेशन फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर, मेक इट इजियर टू मेंटेन लार्ज नेटवर्क। देखा, जो लार्ज नेटवर्क होता है उस वहां से मैनेज करने में बहुत ही इजी होता है, वहां पर सारे आईपी एक एक करके वहां पर दिखने लगते हैं कि कौन कौन सा आईपी किसको हमने असाइन किया। ठीक है, तो ये हो गया डीएससीपी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, डीएससीपी कैसे काम करता है। तो डीएससीपी जो होता है, डीएससीपी पहले डिस्कवर करता है। ठीक है, एक क्लाइंट सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज टू डिस्कवर अवेलेबल डीएससीपी। सपोज दैट आपका एक मशीन है, और आपने आया और किसी से कहा कि भैया मशीन को मुझे इंटरनेट चाहिए। ठीक है, तो वो आपको या तो दो तरह से देगा, या तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू देगा, या तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू देगा। चलिए, आपको जो भी है वायरलेस नेटवर्क के थ्रू दिया इसने। तो जैसे उसने लगाया, और वहां पर अगर एक्टिव डायरेक्टरी यानी डोमेन है, और डीएचसीपी भी वहां पर कॉन्फ़िगर्ड है, तो वहां पर सबसे पहले डीएचसीपी क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। क्लाइंट जैसे उसको कनेक्ट किया हमने, तो वो उसको पहले ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा किसको, डिस्कवर अवेलेबल डीएचसीपी सर्वर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, डीएचसीपी फिर ऑफर करेगा। क्या, डीएचसीपी सर्वर रिस्पॉन्ड विद एन ऑफर दैट इंक्लूड्स एन आईपी एड्रेस एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। ठीक है, फिर डीएचसीपी रिक्वेस्ट करेगा, द क्लाइंट सिलेक्ट्स एंड ऑफर एंड रिक्वेस्ट द ऑफर आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्वर, उस सर्वर से ये करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और डीएचसीपी फिर एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज का मतलब होता है उसको कंफर्म करेगा, द सर्वर एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट एंड कंफर्म द असाइनमेंट ऑफ द आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट। क्लाइंट को कंफर्म बताएगा कि हाँ भैया, हम तुम्हें 101 आईपी या 102 आईपी हम दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे डोरा प्रोसेस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस यही होता है, डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, ठीक है, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो ये दिस इज द डोरा प्रोसेस। तो ये डोरा प्रोसेस हमेशा याद रखना, पहले डिस्कवर करेगा, फिर ऑफर करेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसको कंफर्म करेगा, एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये आपका डीएचसीपी इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर है अपीपा। अपीपा भी ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अपीपा के बारे में पूछा जाता है। अपीपा होता क्या है, अपीपा को बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। एक तरह का फीचर होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में दैट अलाउ अ डिवाइस टू ऑटोमेटिकली असाइन इटसेल्फ एन आईपी एड्रेस व्हेन अ डीएचसीपी सर्वर इज नॉट अवेलेबल। तो ये ध्यान देना कि जब डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं होगा, तो ये जो आईपी जनरेट करेगा, आपको देखेंगे आप जाकर, तो वहां पर 169 से स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, तो वो आप समझ जाए कि ये अपीपा मतलब नेटवर्क पर ये आ चुका है। दैट मीन्स कि इसको डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो आप उसको पिंग करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए की फीचर्स ऑफ अपीपा। आईपी एड्रेस रेंज, इसका आईपी एड्रेस रेंज क्या होता है, 169.254.0.1। ये 169, 254, 255, 254 द एड्रेस आर रिसीव्ड फॉर यूज इन लिंक लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस पर इस तरह से शो करेगा। automatically assign when device configured to use DHCP cannot find a DHCP server, it automatically selects an address from APIPA range। ये APIPA range क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में
कि व्हाट इज अपीपा रेंज, तो आप बता सकते हो 169.254.0.1, 159.254.255.254, दिस इज अ अपीपा रेंज। तो अपीपा क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपीपा इज ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट एन एड्रेस फ्रॉम अपीपा रेंज एंड uses it for network communication. Limited communications. APIPA address allow device to communicate with each other on the same local network segment, but do not allow communication with device outside that segment. Outside that segment से इसको allow नहीं करता, local में वो कर सकता है। ठीक है, fallback mechanism. APIPA act as fallback mechanism होता है। ठीक है, ensuring that device can still communicate locally, यानी लोकल में वो कम्युनिकेट करेगा लेकिन बाहर के नेटवर्क से वो अनरीचेबल होगा, है ना। इवन व्हेन डीएससीपी सर्वर इज डाउन और अनरीचेबल, अगर डीएससीपी सर्वर डाउन हो गया लेकिन लोकली वो काम करता रहेगा, लेकिन बाहर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, लाइक इंटरनेट और जो भी है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर है यूज केस। इसमें अपीपा इज यूजफुल in a small network or home environment where a DSCP server may not be present, allowing device like printer, computer to connect without manual IP configuration, यानी बिना manual IP configuration के भी ये चल सकता है हमारा। ठीक है, since APIPA address are not routable, devices with APIPA address cannot access resource outside their local network such as internet। ठीक है, यहाँ पर उसको not मतलब routable नहीं करता है वो। ठीक है, ओवरऑल अपीपा इज अ यूजफुल फीचर दैट प्रोवाइड अ बेसिक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी इन सिचुएशन वेयर डीसीपी इज नॉट अवेलेबल, जहां डीसीपी नॉट नहीं अवेलेबल है तो वहां पर ये काम करता है आपका। तो ये मेरा स्लाइड्स था, जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पर। चलिए हम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने सर्वर पर। ये हमने कर लिया हमने। ठीक है, और इसके सर्वर मैनेजर पर चलते हैं हम। ये सर्वर मैनेजर है, पहले हम डीएनएस पे जाते हैं और उसके बाद डीएससीपी पे करेंगे। तो देखिए ये मेरा डीएनएस है। ठीक है, तो ये मेरा एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, जो मैंने बताया था आपको। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में ये ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर दिया, तो हमें क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, mega.com ऑलरेडी है। यहाँ पर मेरा देखिए, यहाँ पर होस्ट है डीएससीपी। ठीक है, जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे होस्ट रिकॉर्ड है कोई भी एक, हम इसको करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे। अभी हम रिवर्स लुकअप जोन को कर लेते हैं, ये क्रिएट नहीं है तो हम न्यू जोन पर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी जोन जो आपको बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे टू डीएनएस। ठीक है, इसको ही करते हैं। नेक्स्ट आईपी वर्जन 4, यस। अब यहाँ पर आईपी देते हैं, आईपी हमारा कौन सा रेंज है, 192.168 एंड 0। देखिए यहाँ पर भी नीचे चेंज हो रहा है ना, ये 0.168.192.in.addr यानी एड्रेस डॉट ARPA। ठीक है, देन नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी है तो इसलिए इसको रिकमेंडेड है, और एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है तो आप यहाँ पर डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट रख सकते हैं। चलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है, फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर हो चुका है dc.mega.com। डीसी क्या है, डीसी मेरा इसका कंप्यूटर का नाम है, सर्वर का नाम है, और mega.com आपका डोमेन है। ठीक है, तो ये एनएस हो गया। एनएस जो मैंने बताया था आपको, ये स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी है, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी है जो आपका ये है एसओए। ठीक है, यहाँ पर dc.mega.com, और यहाँ पर देखिए ये hostmaster.mega.com। ठीक है, अब हम आते हैं mega.com पर। यहाँ पर ये है, एक मशीन है मेरा यहाँ पर, ये देखिए, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पर है कमांड। चलिए कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं cmd, और यहाँ पर देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ये इसने क्या आईपी उठा रखा है मशीन ने, तो आईपी यहाँ पर 102 उठा रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और इसका जो मशीन का नाम है, ठीक है, हम होस्ट नेम भी देख लेते हैं। होस्ट नेम, यहाँ पर मशीन का नाम देखने के लिए होस्ट नेम। ठीक है, तो होस्ट नेम है मेरा HRMS। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं इसके यहाँ आते हैं, यहाँ पर न्यू होस्ट पर क्लिक करते हैं,
और यहाँ पर देते हैं, देखिए यहाँ पर अभी क्या दे रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये है ना mega.com दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो mega.com जब दे रहा है तो हमें एक सब डोमेन लेना है। सब डोमेन का मतलब हमने एक मशीन ले लिया, इसका नाम HRMS है, तो चलो HRMS को दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, HRMS.mega.com। तो किसका है, कौन सा आईपी है, तो इसको आईपी है 192.168.0.102। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पीटीआर भी यानी पॉइंटर हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अलाउ एनी ऑथेंटिकेट यूजर टू अपडेट, चलिए ठीक है, अभी हम इसको वैसे ही करते हैं, ठीक है। होस्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पर डन हो गया। तो ये कहिए HRMS यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर डीसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे लॉन्च एनएस लुकअप, ठीक है। एनएस लुकअप में क्या होगा, देखिए यहाँ पर दे रहा है मेरा 140 ये आईपी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि मेरा जो, अगर हम देते हैं www, ठीक है, डॉट, क्या दिया था हमने, mega.com, ठीक है, सपोज दैट। तो इसने क्या दिया, आईपी 140 दे दिया यहाँ पर, है ना। उसी तरह से अगर मान लिया हम यहाँ पर देते 192.168.0.140, तो यहाँ पर क्या दे रहा है ये, अभी ये कह रहा है कि अननोन है, सर्वर अननोन है, ठीक है। तो इसको मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये नेम से कर रहे हैं तो नेम से तो आईपी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम आईपी दे रहे हैं तो आईपी से यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था, एक था www.hrms.mega.com, यही था ना, हाँ। लेकिन नहीं, ये भी अभी काम नहीं कर रहा है ना। एक मिनट HRMS.mega.com, हाँ, देखिए ये काम कर रहा है ना, ये देखिए। तो इसको हमने दिया था, तो ये कौन सा आईपी लेके आ रहा है, 102 कौन सा था, ये वाला था, है ना, यहाँ पर जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला था। तो कहने का मतलब है जहां पर हमने होस्ट नेम जो ए रिकॉर्ड होता है, हमने बताया था आईपी वर्जन 4 के लिए वो काम करता है, और 4 टाइम ए है वो आईपी वर्जन 6 के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला आपका हो गया, ठीक है। खैर डीएनएस का यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं टूल्स पर और डीएससीपी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। डीसीपी पर जैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए dc.mega.com है, यहाँ पर देखिए ये अभी रेड मार्क में है ना। तो यहाँ पर इसको अभी क्या कहते हैं उसको, मतलब अभी ये कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड सर्वर्स तो नहीं है, यहाँ पर ऑथराइज करेंगे, ठीक है, ये ऑथराइज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑथराइज करने से देखिए ये ग्रीन हो गया, देख रहे हैं। तो आईपी वर्जन 6 से तो कुछ काम करना नहीं है हमें, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं सर्वर ऑप्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, फिल्टर है नहीं। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू स्कोप करना है, ठीक है। तो नया स्कोप हमने ले लिया, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेगा स्कोप कर लिया हमने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आईपी कह रहा है कि जैसे मेरा 140 मैंने लिया है आपको डीएनएस के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 192.168, ठीक है, 0 डॉट, और इसको हम दे देते हैं 70 स्टेज से 192.168 0 डॉट 201, ठीक है। तो 201 तक हमने इसको दे दिया है कि भैया इतना तक आप चलो, और लेंथ इसका 24 है, ठीक है, वो आपको मैंने पहले ही बताया था आईपी जब हमने बताया था आपको। तो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सक्लूड, अगर आपको एक्सक्लूड करना है कि जो हमने रेंज दिया है 70 से लेकर 201 आईपी तक, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, कि आप कहते हैं कि नहीं भैया आप
80 से लेकर 90 के बीच में आईपी जो है वो एक्सक्लूड कर दो। तो ठीक है भाई, एक्सक्लूड कर देते, वहां पर नहीं शो करेगा, वो आप किसी की चीज के लिए रिजर्व करना चाहते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, 0.80 और 192.168 0.90। तो 90 से यहां तक क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, उतने एपी को वो हटा देगा। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये बाय डिफॉल्ट 8 डेज का होता है और 0 आवर्स। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लीज ड्यूरेशन होता है जो चेंज करे। नेक्स्ट, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ। तो नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यूज टू क्लाइंट। तो क्लाइंट के लिए यहाँ पर ये कह रहा है राउटर जो है डिफॉल्ट गेटवे आप दें। तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.0.1 ऐड कर देते हैं हम। ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए mega.com आ चुका है, यहाँ पर आपका ये भी आ चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वर नेम अगर देना है तो एक बार दे दें डीसी, यही है ना, रिजॉल्व आ गया है ना। तो देख रहे हैं आप, तो ये सर्वर नेम से आईपी में जा रहा है। ठीक है, तो ऐड तो ऑलरेडी है ही है नहीं फिर भी हमने, चलो तो एक जो है वो हटा ही दो, आप यहाँ से रिमूव करो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो आईपी होता है 8.8.8.8। ठीक है, इसको हम, ये होता है अल्टरनेट डीएनएस। ठीक है, और एक और होता है 8.8.4.4। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, डाउन करना है तो डाउन कर दें, लेकिन हम इसे अप ही रखना चाहते हैं क्योंकि ये जो होगा सबसे पहले जो कम्युनिकेट करेगा वो इसी आईपी को आके कम्युनिकेट करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विन सर्वर। तो विन सर्वर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। और ये कहता है एक्टिवेट, यस एक्टिवेट, फिनिश। तो ये देखिए हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। मेगा स्कोप करके नाम से आ रहा है, एड्रेस फुल है। यहाँ पर हमने 70 से लेकर 201 तक एपी रेंज दिया था, ये यहाँ से लेगा। ठीक है, और यहाँ से 80 से लेकर 90 तक ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब देखिए, अब अभी हम, हमारे पास दो सर्वर हैं, सॉरी दो मशीन है जो इससे कनेक्ट होना है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों मशीन पर जाते हैं और उनका जो ये होता है नेटवर्क होता है। ठीक है, देखिए mega.com से आ रहा है ये, एक बार यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम रैप्टर। ठीक है, mega.com आ रहा है, हम इससे देखते हैं यहाँ पर एपी क्या लेके बैठा है ये। तो 102 लेके बैठा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार डिसेबल कर लेते हैं। ठीक है, और डिसेबल करके एनेबल करते हैं, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर जो डीएससीपी है अभी हमने उसको एक्टिव किया था। ठीक है, अब इसका स्टेटस एक बार देखते हैं। तो 102 ही आ रहा है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिज्यूम करते हैं और एक बार आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे एड्रेस लिस्ट में देखिए यहाँ पर आ गया hrms.mega.com। ठीक है, तो ये हमारा एक मशीन है जो आ गया, लेकिन दूसरा मशीन देखिए अभी हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, जबकि ये भी मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन ये आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये डीएससीपी से इसने उठाया नहीं, ये ऑटोमेटिकली जो राउटर था हमारा उससे उठा रखा था। ठीक है, तो हम एक बार लॉग इन करते हैं यहाँ पर, और सेम प्रोसेस करते हैं, इसको राइट क्लिक। तो यहाँ भी देखिए इसने आईपी तो चलो आ जाएगा, वही ले लेगा, लेकिन ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए ये 244 आईपी उठा रखा है इसने। एक बार देखते हैं डिसेबल करके और इसको एनेबल करते हैं। ठीक है,
स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने इसको 102 आईपी अपने आप असाइन किया है इसने, मैं चाहता हूँ इसको 102 ना मिले और इसको एक स्पेसिफिक आईपी मिले, सपोज दैट 150 आईपी इसको मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्वेशन शो होता है, देखिए यहाँ पर आपको रिजर्वेशन हो रहा है ना, तो रिजर्वेशन दिख रहा है आपको, तो इसी को हम रिजर्व करेंगे, आईपी रिजर्व इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, न्यू रिजर्वेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज दैट वो जो है किस डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे ताकि हमें याद रहेगा कि हमने किसको दिया है अकाउंट। तो 196.0 डॉट क्या आईपी देना चाहते हैं हम, 150, ठीक है, 102 नहीं देना चाहते। कैसे होगा, ये कहलाता है मैक बाइंडिंग। तो ये देखिए मैक बाइंडिंग 1 2 3 000, सी है, फिर है 2 है, 9 है, और फिर 0 है, फिर 4 है, 7 है, एंड 118 है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कोई भी मतलब किस है, तो हमने लिख दिया सपोज दैट अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर लिया। यहाँ दिखा रहा है कि ये अकाउंट को जा चुका है, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश में क्या हो रहा है कि ये 150 वो जो 102 था वो चला गया, और ये अकाउंट मतलब ये रिजर्वेशन, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके पास जाएंगे और यहाँ लॉगिन करेंगे इसको, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर आप अभी अगर चेक करेंगे तो देखिए, यहाँ से चेक कर लें, क्लिक करें, वे स्टेटस डिटेल, तो 102 ही शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि या तो सिस्टम को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या नहीं तो इसके यहाँ पर जाकर डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है, और एनेबल करना पड़ेगा, तो वो एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक करें इसका स्टेटस, देखिए 150। तो इस तरह से आप आईपी को रिजर्व कर सकते हैं, जो भी आईपी आप चाहते हैं। अगर जो मशीन ने अपने आप उठा लिया है, देखिए अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, तो हम रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, है ना, ये एक्टिव हो गया। और यहाँ जब रिजर्वेशन के अंदर जाएंगे तो आपको एक यहाँ पर रिजर्व, अगर इसको आप डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा, वो फिर से ऑटोमेटिकली अपना वाला जो आईपी होगा वो उठा लेगा वो, ठीक है। देख रहे हैं डीएनएस सर्वर में हमने डाला था ये सारा चीज, तो ये सारा यहाँ पे शो हो रहा है, 101mega.com आपका डोमेन नेम है। तो आपका ये हो गया डीएनएस और डीएसएपी कॉन्फ़िगर हो गया। बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आगे हम एक्टिव डायरेक्टरी पर काम करेंगे, उसमें यूजर कैसे ऐड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, सारा चीज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, थैंक यू।